अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़ैदी कायम टीवी के साथ एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूं। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने डॉक्टर का इंट्रोडक्शन करना चाहता हूं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अफशीन। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर अफशीन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूं, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर अफशीन, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आपके जहमत दे रहे हैं दोबारा आपको, और न्यू टॉपिक है हमारा बोन्स के हवाले से। तो आप बताएंगे ज़रा हमें कि बोन्स पे जो पेन होता है उसमें मतलब क्या अलामत होती हैं और किस तरह का मतलब क्या इशू है? अच्छा, बोन पेन एक है कॉमन, एक जनरलाइज टर्म है कि हमारी हड्डी में दर्द हो रहा है, और लोग ये भूल जाते हैं कि हड्डी में दर्द की वजूहात क्या क्या हैं और उन्हें किस डॉक्टर से कब रब्ता करना चाहिए और किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो कॉमनली एक ब्रॉड टर्म है, तो मैं सब तो आपसे नहीं डिस्कस कर सकती, लेकिन जो कॉमनली सामने आती हैं वो दो बीमारी हैं, जिसमें से एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक है ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये दोनों हैं क्या इटसेल्फ। तो हम अगर वर्ड ऑस्टियो को देखें तो ऑस्टियो इटसेल्फ का मतलब है कि बोन, हड्डी, और आर्थराइटिस का मतलब है किसी भी चीज़ में सोजिश हो जाना, किसी भी जगह इन्फ्लेमेशन हो जाना, या किसी भी जगह कोई टेढ़ापन या बीमारी आ जाना। तो ये इसकी लुग़वी मायने होगा कि हड्डी की सोजिश, तो ऑस्टियो आर्थराइटिस हड्डी की सोजिश है। और अब ऑस्टियोपोरोसिस पे आ जाएं तो ऑस्टियो वही हड्डी हो गई, और पोरोसिस मतलब पोर। तो कोई भी चीज़, जैसे आप स्पंज देखेंगे, कोई भी स्पंजी चीज़ होती है उसमें सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। तो हड्डी में इस तरीके से पोर्स बन जाते हैं, सुराख बन जाते हैं, वो भुरभुरी हो जाती है, तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो यानी कि हर तीसरे मतलब इंसान में पाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि अमूमन घर की ख़वातीन जो है, ख़ास जो ओल्ड एज हो चुकी हैं, उनके साथ तो बड़ा मसला है, और उसको लेके काफ़ी मतलब वो क्वेश्चन हमसे करती भी रहती है, पूछती भी रहती है, भाई डिफरेंट डॉक्टर को भी दिखाते हैं, अक्सर न्यू मतलब उनको इशू हो रहा था, कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं दर्द है। जी हाँ। तो इस हवाले से आप ऑस्टियोआर्थराइटिस को अगर आप डिस्कस करें, थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल। अच्छा, ख़वातीन का आपने नाम लिया, तो एक्चुअली लाइफस्टाइल कुछ ऐसा है ख़वातीन का। अच्छा, मतलब मर्दों में भी होता है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मर्दों में नहीं होता है, मर्दों को इस बीमारी ने छोड़ा नहीं है, कहीं कहीं उसका पीछा कर रही है। ठीक है। अच्छा, आप मजाक से बात अगर निकली तो मैं बता दूं कि मर्दों में भी होता है, तो क्यों वजूहात हैं। कॉमनली तो बाइक राइडर्स में देखते हैं, या खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया है। बाइक मैंने एक जनरल नाम क्यों लिया कि अमूमन हमारे जो कराची में कॉमनली मर्दों की सवारी है वो बाइक है, और बाइक जिसके पास है उसका लाइफ में एक दफ़ा एक्सीडेंट तो लाजमी हुआ होता है। तो आप जब गिरते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट है या मजदूर काम कर रहे हैं, वो छत से गिर गए, घर में आप स्लिप हो गए, कोई भी वजह से आपको चोट लग गई है जिसने हड्डी को डैमेज कर दिया है, तो ये एक प्रोसेस शुरू कर देता है जो आपको रगड़ खाने का, और वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ भी लेके जाता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मर्दों में नहीं होता। अगर आप गौर करें तो यंग जनरेशन्स में नहीं है मर्दों के, आपकी एज के लोग हैं, ऐसे थोड़े से और बड़ी एज के लोग होंगे, उनमें नहीं है। लेकिन जो मर्द हज़रात 60-70 साल के होते हैं उनमें होता है कि वो स्टिक पे आ जाते हैं, लाठी पे आ जाते हैं। उसका एक वजह जवानी में एक्सीडेंट्स या चोटें या जॉब का ऐसा होना कि हड्डियों पे बेतहाशा बोझ रहा हो, और एक एज के हिसाब से जो है वो हमारी डाइट। ठीक है। तो अगर हम डाइट प्रॉपर नहीं लेते, अच्छा यही डाइट वाली वजह ख़वातीन में भी है। ख़वातीन में कसरत से बिल्कुल। अब ख़वातीन में डाइट का इशू क्यों आता है? क्या उन्हें खाने को नहीं मिलता? ऐसा हरगिज़ नहीं है। ख़वातीन का जो वे ऑफ लिविंग है उसमें वो ख्याल रख नहीं पाती। एक तो एक मखसूस एज जिसे चाइल्ड बियरिंग एज कहा जाता है, उस ड्यूरेशन में वो फैमिली प्लान कर रही हैं, अपनी ग़िज़ा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हमें एक बच्चे की ग़िज़ा पूरी करनी है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र ये होता है कि खुदा की तरफ से कुदरत है कि बच्चा तो माँ की हड्डियों से भी अपनी ग़िज़ा निचोड़ लेगा। अब माँ कहाँ से पूरा करें? तो प्रेगनेंसी में क्यों बार बार गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंड करती है कि मल्टीविटामिन खाएं या अपनी डाइट का ख्याल रखें? ये इस वजह से होता है कि वो आपको आने वाले बाद के पेचीदा मसाइल से बचाना चाहती हैं। आप अगर प्रेगनेंसी में विटामिन डी, कैल्शियम का इंटेक नहीं लेंगे या मल्टीविटामिन नहीं लेंगे तो आपका बच्चा तो अपना हक ले लेगा, बट बाद में जब वो बॉर्न हो जाएगा, अच्छा बॉर्न होने के बाद भी मसाइल आते हैं कि 1.5 साल की जो एज होती है वो लैक्टेशनल फेज़ होता है। बिल्कुल। और माँ अगर बच्चे को फीड करवा रही है तो वो यही सब चीज़ें मिलकर मिल्क प्रोड्यूस कर रही होती हैं। बिल्कुल। और उस ड्यूरेशन में अगर वो अपनी डाइट नहीं ले रही है या वो मल्टीविटामिन, क्योंकि डाइट नहीं पूरी हो तो आप सेकेंडरी सोर्सेज से पूरी कर लें, और उसकी न्यूट्रिशन सही नहीं होती है तो भी कमी आती है। अब बच्चा 2 साल का हुआ, 2 साल बाद फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी आ गई, तो कॉन्सिक्यूटिव प्रेगनेंसीज में जब माँ 40 तक पहुँच जाती है तो वो अपने सारे स्टोर्स खो चुकी होती है। तो इसीलिए जल्दी ख़वातीन में बीमारी देखी जाती है, और फिर अल्टीमेटली उनकी हड्डियों के अंदर सोजिश या भुरभुरापन आना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा था इसकी अलामात, कि हम अपने नाजरीन को इसकी अलामात भी बताएं कि भाई किस तरह मतलब हमें पता लगेगा कि ये आर्थराइटिस हुआ है, ठीक है ना। कुछ अलामात भी होती होंगी इसकी ऑब्वियसली कि मतलब भाई ये ऐसी अलामात जाहिर हो रही है तो आपको आर्थराइटिस हुआ है। अच्छा देखें,
हम इब्तिदा में बात हो गई थी कि ख़वातीन अमूमन दर्द की शिकायत से आती हैं, तो बोन्स में पेन कॉमनली सबसे पहली अलामत होती है जो ज़ाहिर हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा कभी आपने गौर किया हो कि नमाज़ पढ़ते हुए हमारी हड्डियों में रुकू और सुजूद के आलम में जाते हुए एक आवाज़ आती है। हाँ, ये एक इब्तिदाई अलामत हो जाती है कि हमारी हड्डियाँ अब रगड़ खा रही हैं। गाड़ी रोड पे स्क्रैच करती है तो एक साउंड आता है, तो ऐसी हमारी दो हड्डियाँ जब आपस में रगड़ खा रही हैं, एक के ऊपर एक रगड़ खा रही हैं, खुसूसन हमारे घुटने की हड्डी, तो वो आवाज़ पैदा करेगी। हड्डियों में आवाज़ आ रही है, हड्डियों में दर्द हो रहा है। सिर्फ दर्द ही नहीं, बाज़ वक़्त क्या होते हैं, हम लोग अपने ना जिस्म पे गौर नहीं करते। मैं बल्कि एडवाइस करूँगी आप लोगों को कि बात लेते हुए या बैठते हुए कभी गौर करें कि आपके जॉइंट्स पे स्वेलिंग तो नहीं आ रही है। और ये इसका अंदाज़ा आपको ये नहीं कि आपने एक घुटना देखा आपको अंदाज़ा हो गया, नहीं, आप दोनों पाँव के घुटनों को कंपेयर कीजिए कि दोनों में कोई 19-20 का फ़र्क तो नहीं आ रहा है, क्या दोनों में किसी में सूजन तो नहीं है, किसी में लाली तो नहीं है। क्योंकि अब सूजन आ गई, दर्द हो गया, आवाज़ आना शुरू हो गई है, तो ये मुख्तलिफ इकसाम होती हैं जोड़ों के दर्द की, जिसको ये जाहिर कर देती हैं, जो हमें बता देती हैं कि हमें जोड़ के दर्द की इब्तिदा हमारे जिस्म में हो चुकी है। अच्छा, लोग क्या करते हैं डॉक्टर साहब कि बस सूजन आ रही है तो वो अपना नी कैप पहन ले, सूजन चली गई, मतलब बिल्कुल। अब सूजन नी कैप पहनते हैं तो क्यों ख़त्म हो जाती है? आपने सवाल किया ना कि हम सूजन के टाइम पे नी कैप पहना, नी कैप पहनते हैं हम स्टेबलाइजेशन ऑफ जॉइंट के लिए। ठीक है, इसको मैं डिफ़ाइन कर दूँ कि स्टेबलाइजेशन है क्या, आप जब सीढ़ियाँ उतरते हैं तो आपके दोनों जोड़ ऊपर नीचे वर्क कर रहे होते हैं, और क्या होता है, ट्विस्टिंग हो जाती है जॉइंट की, कड़क कड़क आवाज़ आती है, ख़वातीन कहती है मेरा पैर मुड़ गया, बिल्कुल ऐसा ही, या मेरा घुटना मुड़ गया, मेरे घुटने में बल आ गया। तो हम नी कैप पहनते हैं उसको अलाइनमेंट में रखने के लिए, ताकि वो एक मखसूस एंगल के अंदर जो हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसमें घूमता रहे। तो हम नी कैप इसके लिए पहनते हैं। अब उससे होता है क्या, सूजन की उतर जाती है। नी कैप पहनते हुए कभी गौर करें तो उसे चढ़ाने में दुश्वारी होती है, वो टाइट होता है। कोई भी चीज़ जो टाइट होती है वो कंप्रेशन सिम्टम देती है। तो जोड़ के ऊपर कैप आ गया, उससे वहाँ से सूजन उतार दी। अब जोड़ तो आपको सुबह उठ के नॉर्मल लग रहा है, या आप काम से आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन वो सूजन आपके दाएं बाएं कभी एंकल में कभी ऊपर वो प्रेजेंट कर रही होती है, जिस पे हम गौर नहीं करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें ऐसा नहीं करना है कि हम जो है वो एंकल सपोर्ट या नी ब्रेसेस या नी सपोर्ट से लें, वो हम अपनी स्टेबिलिटी के लिए ले लें, ताकि हमारे जोड़ जो हैं वो एक मखसूस एंगल में वर्क करते रहें और मजीद उनमें डैमेज ना आए। एज ए सेकेंडरी मेजर ले लें उसको, एज ए प्रिवेंटिव हम ना लें। ठीक है डॉक्टर साहब, हम यहाँ पे लेते हैं एक अदद ब्रेक, और एक ब्रेक लेने जा रहे हैं हम नाजरीन, और ब्रेक से वापस आकर फिर हम इसी टॉपिक को दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप हमारा इंतज़ार कीजिए। देखने वालों को वेलकम बैक दोबारा से, और हम दोबारा से इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा सवाल चल रहा था हेल्थ इज़ वेल्थ के अंदर आर्थराइटिस। डॉक्टर साहब, हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे कि आर्थराइटिस के हवाले से। अच्छा, अब इसकी टाइप्स जो है वो अगर आप डिफाइन करना चाहें, आप बताना चाहिए कि किस टाइप का क्या क्या टाइप्स होती हैं। जी हाँ, नॉर्मली एक बंदे को तो नहीं पता होता कि भाई ये टाइप से ये नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और टाइप्स अगर हम जान लेते हैं ना तो हमें आसानी हो जाती है कि हमें किस डॉक्टर को रुजू करना चाहिए, क्योंकि एक हड्डी का एक जनरल डॉक्टर नहीं होता, हड्डी में भी वैरायटी ऑफ डॉक्टर्स मौजूद हैं। जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक हम यही कर रहे होते हैं, बिल्कुल, कि हम बगैर जाने मतलब डॉक्टर चूज़ कर रहे होते हैं, तो वो भी डॉक्टर अगर जवाब देंगे हमें, बिल्कुल, अगर हम सही मालिश के पास नहीं जाएंगे तो हमारा सही इलाज नहीं होगा। ट्रीटमेंट सब कर लेते हैं, फिजिशियन भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं हड्डियों की बीमारी का, लेकिन एक स्पेशलिटी जो कहलाती है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो टाइप्स हैं, अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की कॉमन टाइप्स लें जो कॉमन नज़र आती हैं, रेयर की मैं इस वक्त नहीं बात करूँगी, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मैं मुस्तकिल बोल रही हूँ, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अच्छा, ऑस्टियो और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सिर्फ एज का ही फ़र्क नहीं होता है, ये ऑलमोस्ट हैं तो जोड़ों की बीमारियाँ, लेकिन इनमें मुख्तलिफ जोड़ इन्वॉल्व होते हैं। तो जो लार्ज जॉइंट है, अच्छा अब लार्ज और स्मॉल जॉइंट्स भी जो हमें जोड़ बड़े नज़र आ रहे हैं, जैसे नी जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, हिप जॉइंट है, रिस्ट है, एंकल है, ये हमारे बड़े जॉइंट हैं। और जो हमारी छोटे जॉइंट है वो हमारी उंगलियों के जोड़ हैं, उंगली के जोड़ हैं, पाँव की उंगलियों के जोड़ हैं, इन्हें हम स्मॉल जॉइंट्स कहते हैं। तो ये बीमारी इन जोड़ों पे ही बेस कर रही है। तो जो बड़े जोड़ों की सूजिश है, अच्छा बड़े जोड़ क्योंकि वज़न उठाने वाले जोड़ ज़्यादा हैं, हमारी हिप और हमारा नी हमारे पूरे वजूद का वज़न संभाल रही है, तो ये इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप
बड़े जोड़ों में ऑस्टियोआर्ट्राइटिस का देखेंगे तो आप नोट करेंगे कि वज़न उठाकर या अपने जिस्म का सारा काम का बोझ उठा के जब दर्द प्रेजेंट होगा तो अमूमन काम करने के बाद होगा। ऐसा ही होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़े जोड़ों के साथ हमेशा वर्क करने के बाद पेन जाहिर होगा। और रूमेटॉइड बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, स्मॉल जॉइंट्स। सुबह उठे उंगलियां सूजी हुई हैं, सुबह उठे अमूमन ख़वातीन कंप्लेन करती हैं कि मेरी अंगूठी टाइट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। वो ये भूल जाती हैं कि अंगूठी टाइट होना रात के 12 घंटे की नींद में, 8 घंटे की नींद में वज़न नहीं बढ़ गया था, वो उनके छोटे जॉइंट के अंदर स्वेलिंग थी। ख़वातीन का अमूमन काम के सुबह उठ के बर्तन धोना या आटा गूंदना, अंगूठी उतारी आटा गूंदने के लिए, अंगूठी उतर नहीं रही है। ये एक छोटी सी अलामत है जो लोग अमूमन हमें क्लिनिक में कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहबा सुबह मेरी अंगूठी टाइट है और जब मैं दोपहर में पहनती हूँ तो मुझे वो अंगूठी फिट आती है, जिसको घर में मजाक के तौर पे यूज़ किया जाता है कि ये माँ जी क्या बात कर रही हैं। जबकि ये हमारे लिए क्लू होता है रूमेटॉइड का कि सुबह स्वेलिंग आ गई है जोड़ में और वो अंगूठी उतर नहीं रही। हम उसको मजाक ले लेते हैं, हम उससे मजाक लेके इग्नोर कर देते हैं। अब वो जॉइंट ने वर्क करा स्वेलिंग उतरी, क्योंकि काम के बर्तन धोना, आटा गूंदना, ख़वातीन के या टाइपिंग, ये सब काम जो हैं वर्किंग वुमेन्स को भी अगर आप लें तो ये जोड़ मूव करते हैं, स्वेलिंग उतरती है और फिर दोपहर में उनको वो रिंग्स आने लग जाते हैं। तो ऑस्टियो में काम करने के बाद दर्द ज़्यादा जाहिर होता है, रूमेटॉइड में वर्क करने से पहले ज़्यादा होता है। और आधा पौना घंटा सुबह उठने के बाद आपने चाय पी है या कुछ किया है, थोड़ा सा वर्क करा, आपको स्वेलिंग उतरी एंड यू आर नाउ फाइन। तो डॉक्टर साहब मतलब अब मैं यही सवाल करना चाहूँगा आपसे कि इससे कैसे मतलब बचा जाए या इस मतलब कैसे इससे दूर रहा जाए, क्योंकि मेरी मदर है, अब जैसे उनको भी इशू होते हैं ना, अक्सर पेन हो रहा होता है, कभी मतलब नी में हो रहा होता है, जॉइंट्स में हो रहा होता है उनको, तो अलामत तो आपने बता दी। अब मतलब इससे कैसे हमें प्रिकॉशन खुद से मतलब कैसे दूर आ जाए? बिल्कुल, ख़वातीन में कॉमनली बेस्ड डिजीज़ है। तो ख़वातीन की पहली बात हुई थी कि प्रेगनेंसी में जो वो इग्नोर फैक्टर्स होते हैं ना, कि बच्चे की चीज़ों को देख लिया जाए, माँ खुद को ना देखे। हाँ। या काम के दौरान माँ, बच्चे को भूख लगी, माँ ने फीड कराई, वापस काम में लग गई। अब वो भूल जाती हैं कि उनका इनटेक नहीं है। तो खाना नहीं खाया, सबसे अहम चीज़ आपका डाइट। आपको 3 to 5 टाइम्स प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन में फूड की नीड है। आपको भूख लग रही है, आप खाना खाएं, क्योंकि बच्चा अपनी ग़िज़ा ले लेगा, आप नहीं लेंगी, आप कमज़ोर होंगी और वो एक दिन बाद ज़ाहिर नहीं होता है। ये स्लो प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ है जो बाद में ज़ाहिर होगी। ये उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जो कहती हैं कि नहीं जी हम मोटे ना हो जाएं और दुबले रहेंगे और स्मार्ट रहेंगे, तो वो ये सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही होती है। बिल्कुल, डाइटिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के दौरान हरगिज़ ना कीजिए, और अगर आप करने का सोचें तो प्लीज़ हाईली न्यूट्रिशियस फूड लीजिए ताकि प्रिवेंट कर सकें बाद में बीमारी से। हम इस बीमारी से खुद बच सकते हैं, ये ट्रीटेबल डिजीज़ हैं। अच्छा, अब डाइट में क्या, कैल्शियम है, विटामिन डी है। लोग समझते हैं विटामिन डी जो है वो ग़िज़ा से भी मिल जाता है और बस सिर्फ टैबलेट्स खा लो या ग़िज़ा। नो, सबसे कॉमनेस्ट रिसोर्स विटामिन डी की हमारी कुदरत की तरफ से अल्लाह ताला का एहसान है कि सनलाइट। बिल्कुल ऐसा ही है। और ख़वातीन में बीमारी की कॉमन वजह क्या है कि वो जो हैं घर में रहती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। या जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो हिजाब करके निकलती हैं, तो हमें सनलाइट एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो सनलाइट का भी मैं बताऊं कि एक्सपोजर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स की सनलाइट लीजिए। और सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप हिजाब में बैठेंगी, नो। मर्द हजरात भी, ख़वातीन भी किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपको नामहरम ना देख सक रहा हो और वहाँ धूप आ रही है, एक्सपोज पार्ट ऑफ बॉडी, अपने आस्तीनों को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, ट्राउज़र को जो मुमकिन हद तक आप ऊपर कर सकते हैं कर लीजिए, चेहरा को खोल लीजिए। इन चीज़ों पे आप 15 से 20 मिनट की धूप लेंगे। अच्छा, एक और चीज़, हम काले ना हो जाएं। बिल्कुल ऐसा है, ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा ख़वातीन का फेयर होता है कि सन ब्लॉक लगाएंगी। मर्द का भी है कि ख़वातीन नहीं, अब सब बराबर है। हम अंग्रेज़ कौम से अगर सबक लें कि तरक्की में हमसे आगे हैं, वो सन बात लेते हैं और कोई सन ब्लॉक नहीं यूज़ करते। वाह, क्या वो काले हो जाते हैं? जो गोरा है वो गोरा है, जिसको खुदा ने सांवला रंग दिया है, गंदमी रंग दिया, वो ही रहेगा। आप धूप का एक्सपोजर बगैर किसी रेमेडी के, बगैर सन ब्लॉक के, बगैर किसी क्रीम के लीजिए ताकि वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो, क्योंकि कुदरत ने हमारी स्किन में जो सेल्स बनाई हैं वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। तो विटामिन डी अपनी डाइट में आप बगैर पैसों के मिल रही है, तो सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है, वो लीजिए। अपना कैल्शियम का इंटेक लीजिए। अच्छा, हम दूध नहीं पीते। हाँ, सबसे ज़्यादा ये बड़ा लड़कियां दूध से उपकाई आती है। आप दूध नहीं पियोगे तो आपको कैल्शियम कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं पीते दूध, कोई बात नहीं, माँ की एफर्ट से बच्चा दूध नहीं पीता, कोई बात नहीं, दूध से बनी हुई अशिया बना लीजिए। दूध से बनी हुई प्रोडक्ट है, लस्सी है, दही है, इसका इस्तेमाल कीजिए, एग्स हैं, ये चीज़ें आप लेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो है ना एक बोनी हेल्थ होगी। रात को लेटते हुए आपकी हड्डियाँ चटकेंगी नहीं। अच्छा, एक और, प्रेगनेंसी में ख़वातीन या प्रेगनेंसी के बाद देखती हैं हम बेड पे लेटते हैं, हमारी कमर सीधी नहीं होती, या बूढ़ी माएँ कहती हैं बेटा मैं बिस्तर पे लेटती हूँ, मेरी कमर बिस्तर से लगती नहीं है। तो इसके रीजंस क्या हैं? हमारी जॉइंट्स टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से। तो हम
टेढ़े होने के बाद तो सीधा नहीं कर सकते, हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर एक्सरसाइज, ठीक है, ये जो कुदरत ने निज़ाम बनाया था ना, और ये जो गांव, अच्छा गांव के लोगों को कभी गौर किया वो हेल्दी होते हैं? और डॉक्टर साहब उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम तरक्की याफ्ता कौम होकर जो है बीमारियों में आ गए हैं। क्यों? वो इतना सामान लेके और जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, मतलब बाकायदा। और हम तो ट्रेवल भी मतलब एक मुमकिन है जो हमें पता है, और वो हमसे ज्यादा ठीक होते हैं। उसकी वजह ये है कि एक्टिव रहिए, जोड़ों में हरकत आ रही है तो उसके, अच्छा हरकत के अलावा एक और चीज़ क्या होती है, हमारे जब जोड़ काम करते हैं ना तो दिमाग को इंडिकेशन देती हैं कि वो ये चीज़ एब्जॉर्ब करे, वो ये चीज़ ले ग़िज़ा से, तो उससे भी हमें विटामिन डी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट का अंदाज़ा हो जाता है। असल में हम तो चीज़ों को बड़ा अवॉइड करते हैं कि नहीं यार ये इस तरह की शक्लें बना के उस चीज़ को मतलब अवॉइड करते थे, लेकिन हमें पता नहीं होता कि बेसिकली इनकी अभी कितनी ज़रूरत है और आगे जाके हमें कितनी इसकी नीड पड़ेगी। लेकिन हम अब कोई मशीनरी घर में है, हम उसे यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हमारी ख़राब हो जाती है। वो इलेक्ट्रॉनिक हमारे हाथ की बनाई हुई, जो खुदा ने बनाया है उसने क्या सोच के बनाया है। बिल्कुल ऐसे। जब हम मूव नहीं करेंगे तो हमारी जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो वैसे ही नाकारा हो जाएंगे। तो जब हम मूवमेंट करेंगे तो इनके अंदर जो सॉफ्टनेस रहेगी, इनमें रगड़ नहीं आएगी। तो हरकत में बरकत वाली बात को आगे रखते हुए कि आप एक्टिविटीज़ में रहिए और डाइट का अच्छा ख्याल रखिए, ग़िज़ा से, धूप से, मल्टी नहीं ले सकते आप, इतनी रिसोर्सेज नहीं है, वसाइल नहीं है, आप मल्टी वाइटामिन ले लीजिए। कॉमनली किसी भी ब्रांड की कॉमन कैल्शियम, विटामिन डी की मल्टी वाइटामिन ले लीजिए, तो उससे आप इन बीमारियों से बहुत बच सकेंगे। डॉक्टर साहब लास्ट मतलब प्रोग्राम में हम एक आपका मैसेज ऐड करेंगे, और कुछ ऐसा मैसेज जो उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जो लैक्टेट मदर हैं और ख़ास तौर पे वो मतलब अपने डाइट को खाली अच्छा रखने के लिए कुछ मतलब चीज़ें लें, क्योंकि वो क्या होता है कि नहीं जी हमारा वेट बढ़ जाएगा और वो नहीं लेते और बाद में उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, तो उस हवाले से कुछ आप? बिल्कुल, लैक्टेटिंग मदर का अमूमन तो वेट बढ़ता नहीं है। ये एक फॉल्स कंसेप्ट है जो लड़कियों में कसरत से पाया जाता है कि मैं जो हूँ वो ये खाऊंगी तो मेरा वज़न बढ़ जाएगा। ये बहुत एक ओल्ड ज़माने में कंसेप्ट था कि डिलीवरी के बाद जो है वो घर के बुज़ुर्ग जो अचवानी हैं या जो प्रेगनेंसी रिलेटेड फूड से वो दिया करती थी। आज की ख़वातीन उसको दूर कर देती हैं कहकर कि मैं नहीं खाऊंगी, मेरा वेट बढ़ जाएगा, मेरी स्मार्टनेस ख़त्म हो जाएगी। नो, दैट्स नॉट द थिंग। बेबी अपनी रिक्वायरमेंट ले लेगा और आपके जिस्म से लेता चला जाएगा, ठीक है। और फिर आप नोटिस करेंगे कि आप डे बाय डे वीक हो रहे हैं, और उस वीक में एक फैक्टर्स है वेट लॉस। आपका वजन गिर रहा होगा, जो कि आप तो कह रहे हैं मैं तो डाइट कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट हो रहा हूँ, स्मार्ट नहीं हो रहे, आप गल नहीं है, बॉडी स्वेल हो जाती है। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं ये फैटी हैं नो डाउट, बट एट दैट टाइम बच्चे की रिक्वायरमेंट इतनी हाई होती है कि आपको मतलब आप कहते सुनेंगे बड़ों से कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसको 2 रोटी ज़्यादा खानी चाहिए। तो वो 2 रोटी आपकी एक नॉर्मल डाइट है, डेट मीन्स आप 1 लाइफ के लिए डाइट ले रहे हैं। तो वो आप एक्स्ट्रा डाइट जो आपको बड़े देते हैं वो खाइए, फैट हटा दीजिए, मत खाइए फैट वाले, दूध पी लीजिए, दूध पीजिए, धूप के अलावा धूप में बैठिए, दूध से बनी हुई अशिया खाइए, इन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपके बच्चे को ग़िज़ा भी। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और मैं मेंशन करूं, जब मदर्स ये ख्याल करती ना कि मैंने फलां या छानी खा ली, मैंने पंजीरी खा ली तो मेरा वेट बढ़ेगा, नो, वेट तो बढ़ने के अलावा बच्चा भी तो कमज़ोर हो रहा है। सही बात है। बच्चे की वाहिद ग़िज़ा 1.5 से 6 माह तक तो एक्सक्लूसिव फीडिंग है। वो डब्बे के दूध से ले रहा हो या माँ से, लेकिन वो ले रहा है, तो आप वाहिद ज़रिया हैं बच्चे को ग़िज़ा देने का, तो आप अपने बच्चे को भी कमज़ोर करेंगे और बाद में वो बच्चे रिकेट्स के साथ यानी हड्डियों के टेढ़ेपन के साथ 4-5 साल की उम्र में प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ख़ुद को भी सेफ़ कीजिए, ख़ुद की प्रिवेंशन कीजिए, अपने बच्चे को सेफ़ रखें, अपने बच्चे को उसका हक दीजिए, जो उसकी एक हेल्दी रिस्क है उसको वो दीजिए। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम करते हुए मैं डॉक्टर अफशीन का तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। इन्होंने बहुत अपना कीमती टाइम निकाल कर आप सबको हमें एक अवेयरनेस प्रोग्राम दिया। और नाज़रीन इसी तरह आप हमें अपनी राय देते रहिए बज़रिया व्हाट्सएप, ईमेल के ज़रिए, और जो भी आपके जहन में सवाल हो वो आप हमसे कर सकते हैं। और नाज़रीन अब साथ साथ मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करता हूँ, इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।